प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की ओर के अध्याय 2 के पाठ जल वाटर पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का तीसरा और अंतिम वीडियो है और आज इस वीडियो में हम लोग इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। और प्रश्न है, निम्नांकित में कौन बादल के बनने में भाग लेता है? और इसके विकल्प हैं वाष्पन, संघनन, वाष्पन के बाद संघनन और ऊर्ध्वपातन। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है सूर्य की ऊष्मा के कारण जलाशयों जैसे कि नदियों, समुद्रों, झीलों आदि का जल वाष्पित होता है। वाष्पित होकर यह जल वाष्प ऊपर जाता है। जब यह ऊपर पहुंचता है तो ऊपर में यह ठंडा हो जाता है और संघनन की क्रिया द्वारा जल की बूंदों में बदल जाता है और यही जल कणिकाएं, जल की बूंदें हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। तो बादलों के बनने में वाष्पन और संघनन इन दोनों प्रक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका उत्तर होगा वाष्पन के बाद संघनन। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? और इसके विकल्प हैं जानमाल की क्षति, मिट्टी का अपरदन, बीमारियों का कम होना और पेयजल का दूषित होना। तो बच्चों, बाढ़ के आने से लोग और जानवर तो मरते ही हैं, साथ ही इस तरह से चारों ओर जल भर जाने से संपत्ति का भी नुकसान होता है। तो जान माल की क्षति तो बाढ़ से संबंधित है। बाढ़ का पानी अपने साथ मिट्टी को भी बहा कर ले जाता है, तो मिट्टी का अपरदन भी बाढ़ से संबंधित है। तीसरा विकल्प है बीमारियों का कम होना, लेकिन बाढ़ के होने से बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो यह बाढ़ से संबंधित नहीं है। और चौथा है पेयजल का दूषित होना। तो जब इस तरह से हमारे चारों ओर बाढ़ का पानी भर जाता है तो हमारे पेयजल के स्रोत दूषित हो जाते हैं, मतलब हमारा पेयजल दूषित हो जाता है, तो यह भी बाढ़ से संबंधित है। तो जान माल की क्षति, मिट्टी का अपरदन और पेयजल का दूषित होना ये तीनों बाढ़ से संबंधित है। तो बीमारियों का कम होना यह बाढ़ से संबंधित नहीं है और यही सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो बच्चों, जब जल को गर्म किया जाता है तो वह इस तरह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। दूसरा है, कुओं में जल की आपूर्ति किससे होती है? कुओं में जल भरा रहता है और कुएं के जल का उपयोग हम अपने दैनिक कार्यों में करते हैं। तो कुओं में जल भौम जल से आता है, जमीन के अंदर से आता है। तो कुओं में जल की आपूर्ति भौम जल से होती है। तीसरा प्रश्न है, पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति क्या कहलाती है? पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं और पौधों के भोजन बनाने के बाद जो अतिरिक्त जल बच जाता है उसे पत्तियां जल वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती हैं और इस क्रिया को कहते हैं ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। तो पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तीसरा प्रश्न है, ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिसमें 1 बाल्टी पानी से अधिक की आवश्यकता होती है। और इसका उत्तर है 1 बाल्टी से अधिक पानी की आवश्यकता निम्नलिखित क्रियाकलापों में पड़ती है: स्नान करने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय में और फर्श साफ करने में। इन सभी क्रियाकलापों में हम 1 बाल्टी से अधिक पानी का उपयोग करते हैं। चौथा प्रश्न है, जल चक्र का चित्र बनाइए। बच्चों, यहाँ पर जल चक्र का नामांकित चित्र दिया हुआ है। आप लोगों ने पाठ में पढ़ा है कि सूर्य की ऊष्मा के कारण जलाशयों का जल वाष्पित होता है
और इसे कहते हैं वाष्पन। ऊपर जाकर यह जल वाष्प के रूप में फिर से संघनित हो जाता है और इस तरह से बादल बनते हैं। बादलों से वर्षा होती है और वर्षा के रूप में यह पानी पुनः जलाशयों तक पहुंच जाता है। तो इस तरह जल एक चक्र के रूप में चलता रहता है और यही जल चक्र कहलाता है। 5वां प्रश्न है, सूखा क्या है? सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जब लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है तो वायुमंडल गर्म हो जाता है, तालाबों और कुओं में जल का स्तर गिर जाता है और उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक सूखी हुई नहर देख रहे हैं। मृदा सूख जाती है, मिट्टी भी सूख जाती है और भौम जल स्तर नीचे चला जाता है। इस स्थिति को सुखाड़ या सूखा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जीव जंतु को चारा नहीं मिलता है, जिससे उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। वर्षा के अभाव में फसलों का उत्पादन भी नहीं हो पाता है। इस तरह से खेत सूख जाते हैं और फसलों के नहीं होने से हम लोगों का जीवन भी संकट में आ जाता है। तो इस तरह से पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीव प्राणियों के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो जाता है। 6वां प्रश्न है, चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, इससे लेंस भीग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, समझाइए। जब हम लेंस साफ करने के लिए उस पर फूंक मारते हैं तो हमारे द्वारा फूंकी गई वायु में जलवाष्प भी उपस्थित होते हैं। ये जलवाष्प जब शीशे के संपर्क में आते हैं तो फिर से पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं और यही कारण है कि लेंस भीग जाते हैं। 7वां प्रश्न है, बादल कैसे बनते हैं? सूर्य की गर्मी के कारण पृथ्वी पर उपस्थित जल के स्रोतों जैसे कि नदी, तालाब, झील, समुद्र आदि का पानी लगातार वाष्पित होता रहता है। इसके अतिरिक्त सभी पेड़ पौधों से भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण होता रहता है। जलवाष्प युक्त गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठती रहती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर आते हैं ताप कम हो जाता है। अतः जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है वायु ठंडी होती जाती है और पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। ये ही छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं, हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। तो इस तरह से बच्चों, बादलों के बनने में वाष्पन और संघनन, इन दोनों प्रक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 8वां प्रश्न है, एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे। क्यों? इस तरह से जल की छोटी छोटी बूंदें बोतल के चारों ओर दिखाई देने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ठंडी बोतल की ठंडी सतह इसके आसपास की वायु को ठंडा कर देती है और जल वाष्प बोतल की सतह पर संघनित हो जाता है और यही जल वाष्प हमें जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देता है। 9वां प्रश्न है, जल बचाने के लिए आप कौन से आसान उपायों को कर सकते हैं? लिखिए। जल जीव जंतुओं का अनिवार्य भाग है। इसका संरक्षण हम निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। भवनों की छत पर एकत्रित जल को जल टैंक में संचित कर सकते हैं। अधिक जल का उपयोग न करके, मतलब आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग न करके, और घरों द्वारा निकले पानी को नल कूपों के समीप शोषक गड्ढे बनाकर उसमें एकत्रित किया जा सकता है और इस तरह से भौम जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। 10वां प्रश्न है, पानी पीना सबके लिए आवश्यक है। यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है? सभी सजीव प्राणियों के लिए पानी पीना अनिवार्य है, क्योंकि भोजन के बिना जीव जंतु कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, परंतु पानी के बिना नहीं।
हमारे शरीर के भार का 65% भाग जल होता है। जल हमारे भोजन के पाचन में सहायक है और जल ही हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। इसीलिए बच्चों कहा भी जाता है हमें कम से कम 6 से 8 गिलास पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। तो ये थे बच्चों इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। मुझे उम्मीद है कि ये उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में विज्ञान के एक नए अध्याय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।